विहान एक कमरे में था जहां उसके साथ इस वक्त एक लड़की मौजूद थी। पर उस लड़की की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। चेहरा रिवील नहीं हुआ था, पर आवाज़ से ही ऐसा लग रहा था जैसे कितने दर्द में थी और कितना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया गया हो। विहान की पकड़ उस लड़की के जबड़ों पर थी कि अचानक से उस कमरे का गेट ओपन होता है और एक लड़का कमरे के अंदर आता है। पर विहान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जैसे पहले से वो जानता था कि उस कमरे में कौन आया था। विहान अभी भी जैसा का तैसा था, और जैसे ही उस कमरे में वो लड़का आता है, उसकी नज़रें बिहान पर जाती हैं और वो तेज कदमों के साथ बिहान के पास जाता है और उसके हाथों से उस लड़की को छुड़ाता है। ताकत में वो भी बिहान से कम नहीं था, तभी तो आसानी से उस लड़की को छुड़ा दिया। और उसके ऐसा करते ही वो लड़की एक तरफ को लुढ़क गई, जैसे शरीर था पर जान नहीं। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी वो दूसरा लड़का बिहान का हाथ थाम उसे जबरदस्ती उस कमरे से बाहर लेकर जाता है, और उन दोनों के कमरे से निकलने के साथ ही वो कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद भी हो जाता है, जिसका मतलब था कि यह सब ऑटोमेटिक था। बिहान इस वक्त एक लाइब्रेरी जैसे कमरे में था, और उसके साथ ही वो दूसरा लड़का भी। बिहान उस कमरे में बने एक टेबल पर रखे सारे सामानों को इधर से उधर गुस्से में फेंक रहा था, जिसका मतलब था कि वो इस वक्त गुस्से में था और बार बार यही बोल रहा था गुस्से में, मुकुल, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। आज मैं उसे जान से ही मार देता मैं आज। बिहान की बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम अभी बिहान ने लिया था, वो गुस्से में कहता है, मार देता उसे? और उसके बाद क्या? हाँ, बोल, उसके बाद क्या? क्या उसके बाद पता चल जाता कि मेरी बहन कहाँ है? बोल, पता चल जाता कि क्या हुआ है उसके साथ और कैसे और कहाँ गायब हो गई है वो। नहीं बयान, ऐसे कुछ नहीं पता चलता। हमेशा मारना ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और तू क्यों हर बार भूल जाता है कि उस लड़की को यहाँ लाने का मकसद क्या है? वो यहाँ है क्योंकि उसके जरिए ही पता चल पाएगा मेरी बहन का। पर नहीं, तू है कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। तू मेरा दोस्त है बिहान, और वो मेरी बहन। तुम दोनों जरूरी हो मेरे लिए। वही मुकुल की बात सुनकर बिहान कहता है, हाँ तो क्या करूँ मुकुल, नहीं हो रहा अब बर्दाश्त। कब से उससे सब पूछ रहा हूँ, पर वो है कि कुछ बताने को तैयार नहीं। क्यों लाया था उसे यहाँ? ताकि उसका पता चल सके। पर यह है कि अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। यह बिहान सिंह राजावत पहली बार किसी चीज़ में असफल हो रहा है, और वो भी उस इंसान के लिए जो मेरे लिए कितनी खास है, कितनी ज़रूरी है। तू तो जानता है यार, सब जानता है। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ पता नहीं। कितनी उम्मीद होगी, पर यह बिहान सिंह राजावत उसकी उम्मीद पर नहीं खरा उतरा। अगर कभी मिली और मुझसे जवाब मांगेगी कि कैसे मैंने उसे उस हाल में रहने दिया, तो कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। मुकुल, जो बिहान की हालत देख और समझ रहा था, वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, जानता हूँ बिहान, और सब समझता हूँ। और तू भी जानता है कि हमने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी उसकी तलाश करने में। पर पता नहीं कहाँ गुम हो गई है वो। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में कभी थी भी या नहीं। और मैं जानता हूँ कि मेरी बहन बहुत समझदार है। वो तुझ पर या मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं करेगी। यह विश्वास है मेरा मेरी बहन पर। पर अभी जो तू करने जा रहा था, वो गलत है बिहान। और सच जानने के लिए तूने पहले ही एक गलती कर लिया है। मेरे मना करने के बाद भी तूने वो किया जो तूने करना चाहा। हम अपने फायदे के लिए किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। हमारा हक नहीं है। पर तूने किसी और को बीच में लाकर गलत किया। मुकुल की बात सुनकर बिहान गुस्से में कहता है, कुछ गलत नहीं किया मुकुल, कुछ गलत नहीं किया। अब जो सच बाहर नहीं आया, उसकी वजह से आएगा। उसको अपना हथियार बना मैं अब खोज निकालूंगा उसे। नहीं खुल रहा उसका मुंह ना, तो कोई बात नहीं। उसने बिहान सिंह राजावत को बहुत हल्के में ले लिया। पर अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं कमजोर बस उसके लिए हूँ जो मेरे हैं। दूसरों के लिए मौत है ये बिहान सिंह राजावत। इतना दर्द दूंगा उसे कि उसका दर्द देख अब मुंह खुलेगा। क्योंकि वो जानता था कि बयान को वो सिर्फ कह सकता है, रोक नहीं। करना उसे वही है जो वो चाहता है। मुकुल एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, जो करना है करो। पर याद रहे, इतना भी आगे मत बढ़ जाना कि जब पीछे पलट कर देखो तो पछतावे के अलावा कुछ और न रह जाए। पछतावा और पछताना ये शब्द बिहान की डिक्शनरी में है ही नहीं। बिहान मुकुल से कहता है, और फिर कहता है, चलो आज पहला नमूना दिखाता हूँ अपने खौफ का उसे। ये कह बिहान अपने चेहरे पर गुस्सा और होठों पर अजीब सी मुस्कान लिए वहां से निकल जाता है, और उसके साथ मुकुल भी बड़बड़ाते हुए,
पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। और यह कह वो बिहान के पीछे तेज कदमों के साथ निकल जाता है। बिहान की बात सुनकर मुकुल कुछ नहीं कहता। इधर आरिका की मुंह दिखाने का फंक्शन खत्म हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो बिहान की माँ के कहने पर वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने कमरे की तरफ चली गई। वो अपने कमरे में आई तो देखती है कि कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वो खुद से कहती है, ये पूरा अंधेरा कैसा? मैं तो लाइट ऑन करके गई थी। क्या कोई मेरे पीछे इस कमरे में आया था? आरिका ये सब सोचते हुए कमरे की लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से कोई उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। आरिका तो इस हरकत से बिल्कुल हैरान ही रह गई और वो अपने कमर से हाथ हटाने की कोशिश करती है तो कोई जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगा उसके गले पर अपने होठों को रखकर चूमने लगता है। आरिका बिल्कुल हैरान रह गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उस इंसान की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाती। तभी उसे किसी के होठों की छुअन अपने गले से लेकर गाल तक महसूस होती है। उसे यह टच बहुत गंदा महसूस हो रहा था और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए यही कह रही थी, कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे। यह कह आरिका खुद में हिम्मत लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अब उस इंसान की छुअन अपने शरीर पर और आगे बढ़ते हुए महसूस कर रही थी। वहीं आरिका की बातों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस आरिका को चूमने में लगा हुआ था। तभी आरिका अपने शरीर की पूरी ताकत लगा अपने हाथ की एक कोहनी को अपने पीछे खड़े उस इंसान के पेट पर दे मारती है, जो उसे इतनी देर से परेशान कर रहा था, बिना उसकी परमिशन उसे छूकर। वहीं आरिका का ये एक्शन इतना तेज था कि पीछे खड़ा इंसान जब तक कुछ समझा या करता, उससे पहले ही आरिका की कोहनी उस इंसान के पेट में लग चुकी थी, जिस वजह से आरिका पर से उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई थी कि आरिका ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को उस इंसान की पकड़ से छुड़ाकर उसे धक्का दिया और फिर अपने दोनों हाथों का पूरा जोर लगाकर उस शख्स के सीने पर धक्का देती है और गुस्से में कहती है, क्या लगा? हाँ, क्या लगा कि लड़की है तो कमजोर है और यही सोच कुछ भी कर लेगा तू मेरे साथ? यह क्या? आरिका फिर कहती है, पहले तो तेरी मुंह दिखाई करती हूँ, देखूँ तो किसके इतनी आग लगी है, जो बिना किसी लड़की की परमिशन उसे छूकर अपनी आग शांत करने वाला ये शख्स है कौन? यह कह आरिका लाइट की तरफ बढ़ती है और तभी वो इंसान अपना चेहरा सामने आने के डर से अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए पूरी तेजी के साथ उस कमरे के गेट को खोल कमरे से बाहर चला जाता है। आरिका को यह पता चल गया था कि वो इंसान इस कमरे से बाहर भाग गया है, इसलिए आरिका ने जल्दी से लाइट जलाकर सबसे पहले तो कमरे का गेट अंदर से बंद किया, ताकि वो या उसके जैसा फिर कोई उसके साथ ऐसी कोई हरकत ना करे। आरिका बंद दरवाजे की ओर देखकर खुद से कहती है, ये इन लोगों के लिए हम लड़कियां क्या हैं? क्या हमारी कोई मर्जी नहीं है? पर मैं उनमें से नहीं जो अपने साथ कुछ भी गलत होने दूंगी या होते देख चुप रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, मैं पता तो करके ही रहूंगी, पर फिलहाल कुछ इससे भी जरूरी काम है। यह कह आरिका अपना फोन निकाल उसमें से एक नंबर डायल करती है। दो रिंग में ही फोन उठ गया था। तो आरिका कहती है, तैयार रहना, मैं आ रही हूँ। यह कह वहां दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसके बाद आरिका ने फोन रख दिया। तभी एक बार फिर उसका गेट नॉक होता है। आरिका जो वॉशरूम की ओर जा रही थी अपने कपड़े बदलने, वो उस आवाज को सुन उस ओर देखती है और यही सोच रही थी कि क्या वो फिर से आ गया। अगर ऐसा है तो इस बार वो नहीं बचेगा। ये कह वो कमरे में इधर उधर देखती है और फिर उसे कुछ नजर आता है, जो देख आरिका जल्दी से वहां जाती है और एक कांच से बना शोपीस उठा अपने साथ कमरे के गेट तक आकर गेट खोल जैसे ही उस पर वार करने को होती है, एक मजबूत हाथ उसकी कलाई को पकड़ देता है। यह होते ही आरिका जब अपने सामने की ओर देखती है तो सामने कोई और नहीं, बिहान था। बिहान का एक हाथ आरिका की कलाई को पकड़े हुए था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो गुस्सा आरिका और उसके हाथों में पकड़े उस कांच के शोपीस को देखकर था कि यह लड़की इससे उसे मारने वाली थी। वहीं आरिका भी अपने सामने बिहान को देखकर थोड़ी शांत हो जाती है और बिहान एक झटके के साथ उसका हाथ झटक देता है। इससे आरिका का हाथ सीधा कमरे की लकड़ी के गेट से जाकर टकराता है और इस वजह से आरिका के मुंह से एक आवाज निकल गई, क्योंकि बिहान की इस हरकत से आरिका के हाथ में चोट लग गई थी। आरिका थोड़ी गुस्से में कहती है, मिस्टर राजावत, ये क्या हरकत है? आरिका की बात सुनकर बिहान भी उसी टोन में उससे कहता है, ये सवाल मेरा होना चाहिए कि ये क्या हरकत है? मेरे ही घर में मुझे ही तुम मारने की कोशिश कर रही हो और सवाल मेरी हरकतों पर। बिहान की बात सुनकर आरिका कहती है, ये मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए किया था, वरना आपके ही घर में मेरे साथ बिना मेरी मर्जी
या ये कहें कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो आप बताएं कि आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? अपनी सेफ्टी खुद से न कर क्या इंतज़ार करूं कि किसी के आने और मुझे बचाने का? मिस्टर राजावत, आज के टाइम लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं, ना घर ना बाहर। दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर खुद के लिए कुछ करना है, जो मैंने भी इस वक्त किया। अगर नहीं करती तो पता नहीं आपके इस घर में मेरे साथ क्या हो जाता। हारिका की बात सुनकर बिहान गुस्से में कहता है, शट अप। अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ मत बोलो, और वो भी ऐसा झूठ। कोई भी लड़की ऐसा झूठ कहेगी नहीं, और कहा भी तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और मेरे ये कहने के पीछे कोई वजह नहीं। और फिर बिहान की आंखों में आंखें डालकर कहती है, इतना बड़ा घर है आपका मिस्टर राजावत। आई एम श्योर कि आपने अपने इस इतने बड़े घर में कैमरे तो जरूर लगवाए होंगे। तो मुझसे सवाल जवाब करने से अच्छा आप पहले अपने कैमरे चेक करवाएं कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। और ये कहकर वो बिहान के मुंह पर ही दरवाजा गुस्से से बंद कर देती है। हारिका की बातों को सुनकर बिहान को गुस्सा तो आया जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का कि हारिका ने यह कैसे कहा कि उसके ही घर में हारिका के साथ गलत हुआ। बिहान कुछ वक्त उस बंद दरवाजे की ओर देखता रहता है जो हारिका ने उसके मुंह पर बंद किया था। तभी वहां मीरा आती है और बिहान को ऐसे खड़े देखकर पूछती है, भैया आप यहाँ भाभी के गेट खोलने का वेट कर रहे हैं, या भाभी ने आपको अपने कमरे में आने नहीं दिया? ये कह मीरा हंस देती है। फिर अचानक से उसकी हंसी गायब हो जाती है जब वो अपने किए मजाक की वजह से बिहान की घूरती नजरों को खुद पर देखती है। और ये देख वो हकलाते हुए कहती है, वो मैं तो अनिकेत, हाँ अनिकेत जी को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए। माँ ने बुलाया था उनको, मैं देखती हूँ कि कहाँ है। ये कि मीरा एक पल की भी देरी नहीं करती और वहां से निकल जाती है। वहीं बिहान एक नज़र उस बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, बहुत पंख है ना तुम्हारे, जिस वजह से इतना उड़ रही हो। कुछ देर में ये पंख कमजोर होते महसूस होंगे तुम्हें। बस कुछ पल का इंतजार करो। ये कह बिहान गुस्से से वहां से चला गया। इधर रिधिमा एक तरफ अपनी सास के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। अब दादी माँ वहां आकर कहती हैं, तुम तो थी ही पुष्पा हमेशा से काम से भागने वाली, और अब अपनी बहू भी ऐसी ही चुनकर लाई हो। इतने मेहमान हैं घर पर, उन्हें देखो, मिलो, पर तुम दोनों फिर चुगली करने बैठ गई। दादी माँ की बात सुनकर पुष्पा जी, यानी कि दादी माँ की बेटी, बिहान की बुआ और रिधिमा की सास, वो मुंह बनाते हुए कहती हैं, कहने को तो आपकी बेटी हूँ, पर परायों जैसा महसूस करवाने में आप एक मौका नहीं छोड़ती माँ। आप भाभी के अलावा कोई और दिखता ही कहाँ है आपको? जब देखो बस उनका ही नाम। और यही बात मेहमानों की, तो हम भी तो कौन सा मेहमानों से कम है आपके लिए? अपने होते तो इस शादी की खबर हमें ना होती। पर देखिए ना, शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा बोलने वाला आपका लाडला पोता शादी कर भी लिया, और ऐसे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी, और सीधा नई बहू के मुंह दिखाई। वैसे बयान का कोई बच्चा हो जाता तब भी बताती आप, तो कौन सा कोई कुछ कर सकता था क्या? पुष्पा जी ताने मारने के अंदाज में अपनी माँ से कहती हैं, और पहले मेरे बेटे को आप कहती थी, पर कम से कम उसने शादी की भी तो बताकर। पर आपका लाडला तो कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। जब पोता ऐसा है तो पोता बहू कैसी निकलेगी, भगवान ही जाने। ये कह वो रिद्धिमा से कहती हैं, चलो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, खाना खाने चलते हैं। यहाँ कोई हमें उसके लिए भी कहेगा, ये सोचना भी बेकार है। ये बोल वहां से चली जाती हैं। अपनी बेटी पुष्पा जी की बातें सुनकर दादी माँ निराशा के साथ कहती है, तुम कभी नहीं बदल सकती पुष्पा। अपने ही भाई के बेटे से इतनी चिढ़ है तुम्हें, पर तुम नहीं समझ रही ये बात कि माँ बाप के बाद भाई भाभी और भतीजे से ही मायका होता है एक बेटी का। पर तुम खुद से अपने रिश्तों को खुद से दूर करने पर तुली हो। वहीं दूसरी ओर उसी बंद कमरे में जिसमें कुछ वक्त पहले बिहान गया था, उस कमरे के अंदर उस बेहोश लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। पर उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया था कि वो अपने खुद के शरीर को ठीक से हिला भी नहीं पा रही थी। पर उस हालत में भी वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो मुझे या मार दो। ये बोलते बोलते वो लड़की अपने नाखूनों से दीवार पर कुछ कुरेद रही थी, मानो कोई अक्षर। इधर बिहान के घर आए सभी मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अनिकेत भी सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है, चलिए अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है। समय मिला तो फिर आप सबसे मिलने जरूर आऊँगा। अनिकेत ने यह बात इतने अच्छे और प्यार से कहा था कि कोई भी उसे देखता तो बस यही कहता कि कितनी सभ्यता से भरपूर इंसान है। पर सच्चाई कौन ही जानता था।
अनिकेत की बात सुनकर बिहान की माँ कहती है, बेटा जी, दामाद हाथ नहीं जोड़ते, और आप तो मेरी मीरा के होने वाले पति हैं। आपका जब भी मन करे आ जाइए, ये परिवार और हम सब आपके ही हैं। अनिकेत उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल माँ, ये घर परिवार और सब कुछ मेरा ही है, पर दामाद नहीं, बेटा मानिए मुझे, तो और सब कुछ अच्छा होगा। जिस पर दादी माँ कहती हैं, बिल्कुल बेटा ही हो तुम। पुष्पा जी, जो भाई रिद्धिमा के साथ खड़ी थी, वो रिद्धिमा से कहती हैं, ये तुम्हारा भाई इतनी मीठी बातें कैसे कर लेता है, जबकि इसका और मिठास का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर रिद्धिमा कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? मेरा भाई ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ऐसा ही है। रिद्धिमा की बात सुनकर पुष्पा जी थोड़ा हंसकर कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी सास हूँ, असली और नकली चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मेरे इन परिवार वालों में मुझे मत गिनो, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारी सोच से परे है, और जो तुम्हारा ये भाई है वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। खैर मुझे क्या, जिसको जैसा लगे, ये कह वो वहाँ से चली जाती है। और रिद्धिमा गुस्से से कहती है, बहुत बोलती है ये बुढ़िया, सबसे पहले तो इसका ही मुंह बंद करना चाहिए, पर झेल रही हूँ क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, वरना इसे इतनी दूर भेज देती कि वापस आने का सोच भी नहीं सकती थी। तभी वहाँ मीरा हारिका को लेकर आती है, अपनी माँ के कहने पर। बिहान की माँ अनिकेत की ओर इशारा करके कहती हैं, हारिका बेटा, ये अनिकेत जी हैं, हमारी मीरा के होने वाले पति। फिर अनिकेत से, और बेटा ये, उन्होंने इतना ही कहा था कि अनिकेत आगे आकर कहता है, और यह है हमारे साले साहब की हो चुकी धर्म पत्नी, और मेरी होने वाली धर्म पत्नी की बड़ी भाभी, यानी कि हमारी भी बड़ी भाभी, और इस हिसाब से रिश्ते में मुझसे बड़ी, तो फिर मेरा तो इनके पैर छूना बनता है। यह सब कहते हुए अनिकेत काफी अजीब और अलग नजरों से आरिका की तरफ देख रहा था। आरिका तो हैरानी से अनिकेत की ओर देख रही थी। रिश्ता बेशक जो भी था, पर अनिकेत उससे उम्र में बड़ा था। ऐसे में अपने पैर छुआना आरिका के लिए काफी अजीब था, पर वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी, और कहे तो क्या। वो इसी सोच में थी कि उसे अपने पैरों पर किसी के हाथों की छुअन महसूस हुई, और जब वो अपना चेहरा झुकाती है तो अनिकेत था वो, जो उसके पैरों को छू रहा था, पर अपने हाथों से उसके पैरों को अजीब तरह से सहलाया। आरिका को ये छुअन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे अनिकेत से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। इसी तरह का एहसास उसे उस वक्त भी हुआ था जब उसके साथ कमरे में किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर उसने चेहरा नहीं देखा था, तो ऐसे में कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकती थी, अपने सके बिना पर, वो भी इस घर के होने वाले दामाद पर। हारिका को कुछ समझ में नहीं आता तो वो एकदम से 2 कदम पीछे हट जाती है, जिस वजह से सबकी नजरें उस पर ही थी। तो हारिका बात संभालते हुए कहती है, ओ, वो माफ कीजिएगा निकेत जी, बात यह है कि बेशक मैं रिश्ते में आपसे बड़ी हूँ, पर उम्र में तो मैं आपसे छोटी हूँ, और ऐसे में मैं कैसे आपसे अपने पैरों को छूने दे सकती हूँ। और वैसे भी दामाद पैर नहीं छूते, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए बुरा मत मानिएगा, पर आगे से आप इस तरह मेरे पैर छूकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आरिका ने अपनी बात बहुत ही सरलता से रखी थी, जो देख बिहान की माँ को आरिका की बातें बहुत अच्छी लगी। पर तभी वहां पर बिहान आता है, और अनिकेत भी जाने लगता है, तो बिहान कहता है, रुको अनिकेत, ये क्या, साले की वाइफ के पैर छुए और साले को भूल गए? ये तो गलत बात हुई ना। पहले साला, फिर तो उसकी धर्म पत्नी हुई ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये कह वो अनिकेत की तरफ देखने लगता है। तो अनिकेत कहता है, बिल्कुल, पर अभी आपकी वाइफ ने कहा कि दामाद पैर नहीं छूते, तो फिर मैं कैसे उनकी बात को टाल सकता हूँ? पर गले जरूर मिल सकता हूँ। ये क्या, अनिकेत बिहान के गले लग गया, और बिहान के कानों में कुछ कहा, जिससे बिहान की आंखों में गुस्सा उतर आया, और उसकी पकड़ अनिकेत पर कस गई। इसके साथ ही अनिकेत को अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि बिहान ने उसे पकड़ा ही इस तरह से था। अनिकेत के चेहरे पर दर्द उभर आया, जो सबने महसूस किया। जिस पर रिधिमा कहती है, ये क्या तरीका है बिहान, छोड़ो अनिकेत को, उसे दर्द हो रहा है। बिहान की माँ भी उसे अनिकेत को छोड़ने को कहती है, और बेचारी मीरा, जो देख सब रही थी पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसकी आंखों में नमी जरूर आ गई। एक तरफ उसका भाई, और एक तरफ वो इंसान जिससे जल्दी उसकी शादी होने वाली थी। दोनों ही खास थे उसके लिए। किसे रोकती या किसे कुछ कहती? तभी बिहान की माँ कहती हैं, बिहान छोड़ो अनिकेत जी को। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बिहान एकदम से अपने हाथों की पकड़ अनिकेत पर से ढीली करता है, और अनिकेत से कहता है, ओह आई एम सॉरी अनिकेत, वो तुमसे गले मिलते हुए अचानक एक दुश्मन का चेहरा सामने आ गया, और बस ये सब हो गया।
आई एम वेरी सॉरी। वैसे दर्द ज्यादा है क्या? यह कह वो अनिकेत की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। और वहीं अनिकेत बिहान की बातों के पीछे का मतलब और बिहान की उन आंखों में जो सवाल थे अच्छी तरह समझ रहा था। अनिकेत कहता है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी आप सबसे। फिर एक नज़र मीरा की तरफ देखता है जिसकी आंखों में नमी थी। अनिकेत को मीरा की आंखों में नमी देखकर न जाने बहुत खुशी होती है। फिर वो आरिका की तरफ एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। वहीं आरिका को जैसे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस थोड़ा अजीब लगा। वो भी इसलिए क्योंकि बिहान के हाथों की पकड़ उसने देखी थी अनिकेत पर, और वो नॉर्मल भी था। बिहान के कहे अनुसार एक दुश्मन की याद आने वाली बात पर उसे डाउट था, पर वो इस फैमिली के मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए बिहान की माँ से कहती है, आंटी अगर अब यहाँ कोई काम नहीं हो तो मैं जाऊं अपने कमरे में। वहीं आरिका के मुंह से आंटी शब्द सुन पुष्पा जी कहती हैं, क्या कहा आंटी? मतलब इतना मॉडर्न जमाना आ गया कि बहुएं अपनी सास को सास या मम्मी ना कहकर आंटी कहती हैं। फिर हंसते हुए कहती है, सही है भाभी, आपका बयान सही बहू चुन कर लाया आपके लिए। पहले शादी ऐसे और अब ये आंटी। वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनकी हंसी सुनकर अब बयान गुस्से से घूर कर आरिका की ओर देखता है, क्योंकि आरिका की वजह से ही उसकी माँ को ये सब सुनना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और वो आरिका से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, क्योंकि बुआ जी के सामने आरिका खड़ी थी और वो उनसे कहती है, क्या फर्क पड़ता है बुआ जी कि मैंने क्या कहा? फर्क यह पड़ना चाहिए कि दिल से कहा या नहीं। और सच कहूँ तो आंटी शब्द कोई बुरा नहीं है, पर माँ शब्द बहुत बड़ा है। और फिलहाल मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि इतनी अच्छी इंसान को अपनी माँ कह सकूं। जिस दिन लगा कि सच में मैं इनकी बहू या बेटी बन गई, उस दिन से इन होठों पर सिर्फ माँ ही नाम होगा। और क्या कोई अपनी सास को माँ या मम्मी जी कहती है तो दिल से माँ मान भी लिया उसने। ये तो अपनी सोच है ना बुआ जी, आप कुछ भी कहें या माने, पर दिल से, जबरदस्ती से नहीं। रिश्ते दिल से निभते हैं, जबरदस्ती से टूटते हैं। और मैं रिश्ते दिल से निभाने में विश्वास रखती हूँ। आरिका की ये बात सुन ना जाने क्यों बिहार की नजरें उस पर टिक सी गईं। उसके सामने खड़ी लड़की रिश्ते की बुनियाद बता रही थी। वो लड़की जिसके लिए रिश्ते कुछ नहीं है, ऐसा बिहान का सोचना था आरिका के लिए। और वही आरिका की बात सुन बिहान की माँ प्यार से आरिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बिल्कुल बेटा, रिश्ते दिल से निभते हैं, जबरदस्ती से बस टूटते हैं। और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, बस जिस दिन भी माँ कहना उस दिन दिल से कहना, ठीक है ना? आरिका भी उनकी बात सुन मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। दोनों इस सास बहू की जोड़ी को देखकर बुआ जी और रिधिमा जलमुन जाती हैं। पहले उनकी माँ अपनी बहू का गुणगान करते नहीं थकती थी, और बहू की बहू भी वही कर रही थी, अपनी बहू का गुणगान, जो उनको नहीं मिला था अपनी हरकतों की वजह से। रात का वक्त हो चला था, बिहान के घर पर सभी लोग सो चुके थे। आरिका भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। और उस मैसेज की टोन सुन आरिका जल्दी से फोन अपने हाथ में लेकर मैसेज चेक करती है। यह उसने इतनी जल्दी में किया जिसका मतलब साफ था कि आरिका अब तक सोई नहीं थी, और शायद ऐसे ही किसी मैसेज का इंतजार कर रही थी। आरिका ने मैसेज पढ़कर अपनी तरफ से एक मैसेज टाइप किया, ओनली 5 मिनट, और ये कहकर उसने वो मैसेज सेंड कर दिया। आरिका अपने बिस्तर से उठ अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है, तो वो इस वक्त एक वाइट टॉप और ब्लू जीन्स में थी, जो उसके बॉडी पर बिल्कुल परफेक्ट थी। आरिका इन कपड़ों में काफ़ी खूबसूरत और दिनों से हटकर लग रही थी। उसने अपने बालों को एक पोनी टेल में बांध रखा था। अपने गले में पहने मंगलसूत्र को वो अपने गले से उतार बिस्तर की बगल के टेबल पर रखते हुए कहती है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसकी हकदार नहीं। जब तक इस घर में मैं हूँ, ये मेरे बस एक दिखावा है और मजबूरी के सिवा कुछ भी नहीं है। शायद मैं इस मंगलसूत्र के लिए नहीं बनी हूँ। और ये कह आरिका जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। आधी रात का वक्त था और घर के सब लोग सो चुके थे, इसलिए आरिका को कोई खास परेशानी नहीं हुई। और वो घर से बाहर आई और बाहर के रास्ते पर ही एक कार खड़ी थी, और आरिका उसमें जाकर बैठ जाती है। और आरिका के बैठते ही कार वहां से निकल जाती है। आरिका के हिसाब से उसे किसी ने घर से बाहर जाते नहीं देखा था, पर वो इस बात से अनजान थी कि दो जोड़ी आंखें उसे उसके कमरे से निकलने से लेकर कार में बैठने तक सिर्फ उसे ही देख रही थी। आरिका कार के अंदर बैठी थी और तभी उसकी नज़रें कार में पहले से बैठे और 4 लोगों पर जाती है, जिनमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के थे।
आरिका को देख उन चारों में से एक लड़की कहती है, तुम ठीक हो ना आरिका? मतलब उस राजावत के घर कोई प्रॉब्लम? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरिका कहती है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम की जॉब हम सबने खुद से ही चुनी है ना नेहा। और रही बात राजावत की, तो वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, और जो सामने है वो धोखा है। आरिका की बात सुनकर एक लड़का जिसका नाम विनय था, वो कहता है, यस राइट। पिछली बार जब हमने अपने एक आदमी को भेजा था उस घर में, तो उसने भी ऐसा ही कहा था, पर फिर हमारा वो आदमी कहाँ गया, कुछ खबर नहीं। विनय की बात सुनकर दूसरा लड़का अजय कहता है, गायब क्या, मार दिया गया होगा। हो सकता है किसी को उस पर शक हो गया हो। और बिहान सिंह राजावत का गुस्सा तो सब जानते हैं, उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी नेहा कहती है, यह राइट, बिहान सिंह राजावत खुद में एक नाम है। किसी को चाहे बना देता है, किसी को चाहे बिगाड़ सकता है, पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि सबको उसकी कमजोरी चाहिए जिस पर ला करके वो बयान को हरा सके। और बिहान सिंह राजावत ने अपनी कोई कमजोरी रखी ही नहीं। आरिका सबकी बातों को सुन रही थी, तभी उसका ध्यान वहीं बैठी एक दूसरी लड़की पर गया, जिसे देख वो कहती है, पूजा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? पूजा आरिका की तरफ देखकर कहती है, मेरा छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो? क्योंकि ऐसे अचानक से एक ऐसी शादी के बंधन में बंधना जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरिका कहती है, क्योंकि उससे शादी करनी मेरी मजबूरी भी है और मेरा मकसद भी। मेरी मजबूरी का कोई फ्यूचर नहीं, बस एक बार मकसद पूरा हुआ, फिर ना ये शादी और ना ये बंधन। आरिका की बात सुनकर पूजा कहती है, वही तो, तेरा समझ आया, पर उस बयान सिंह का क्या मकसद था? बिना किसी बड़ी वजह वो एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिसको वो ना प्यार करता है और ना उसके बारे में ज्यादा जानता है? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने नजर आ रहा है बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पूजा की बातों को सुनकर सब उसकी बातों से सहमत होते हैं। तभी विनय देखता है कि कोई उनकी कार का पीछा कर रहा है, और ये देखकर वो बाकी सबसे कहता है, सब अपनी पोजीशन संभाल लो, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है और जल्दी फायरिंग भी हो सकती है। तो अपनी गन पर अपनी पकड़ मजबूत करके रखो, क्योंकि जरूरत कभी भी पड़ सकती है। विनय की बात पूरी होने के साथ ही उनकी कार का पीछा कर रही गाड़ी उनकी कार को जोर से टक्कर मार देती है। पर कार को ड्राइव कर रहा विनय भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। वो इस तरह से अपनी कार को ड्राइव कर रहा था कि पीछे वाली कार कितनी ही कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। तभी पीछे की कार के लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिस पर बाकी के बचे लोग अजय, हारिका, पूजा और नेहा भी अपने एक्शन मूड में आ जाते हैं और उस पिछली कार पर अपनी कार की विंडो से फायरिंग करने लगते हैं। ये सब वो सब लोग किसी अच्छे प्रोफेशनल की तरह कर रहे थे, जिनको अच्छे से ट्रेन किया गया था। हारिका की टीम पीछे आ रही कार पर लगातार फायरिंग कर रही थी। तभी अचानक से उनकी कार का बैलेंस खराब होने लगता है, जिस वजह से एक पीछे की कार से फायरिंग कर रहे एक आदमी की गन से निकली गोली अपनी कार की खिड़की से बाहर की तरफ हाथ निकाले आरिका के हाथों को छूकर निकलती है, जिस वजह से आरिका के हाथों से खून आने लगता है। तो पूजा और नेहा जल्दी से उसे संभालते हैं। फिर वो दोनों विनय से कहती हैं, विनय कार को जल्दी किसी सेफ जगह लेकर चलो, आरिका का ज़्यादा खून वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना जानते हो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पिछली बार की चोट की वजह से वो अब तक रिकवर नहीं हो सकी है, ऐसे में और ब्लड लॉस आरिका की जान पर बना सकती है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि आरिका बेहोश होने लगती है। तभी नेहा कहती है, जल्दी करो, आरिका बेहोश हो रही है। आरिका की हालत देखकर सब लोग अब परेशान होने लगते हैं। आरिका के हाथों में गोली छूकर निकली थी, पर इस वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगा था। आरिका पर इसका असर भी होने लगा था, जिस वजह से वो बेहोश होने लगी थी। जिस पर नेहा कहती है, विनय जल्दी करो, आरिका को सेफ जगह लेकर जाना है। पूजा और नेहा दोनों आरिका को संभाल रही थी। तभी अजय कहता है, विनय तुम अपनी ड्राइविंग पर फोकस करो, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। किसी भी तरह इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, जिसके लिए इनको धोखा देना जरूरी है। अजय की बात सुनकर विनय कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो अजय? ये सब हमारे पीछे पड़े हैं, ऐसे में धोखा कैसे देंगे? विनय की बात सुनकर अजय उसे सामने की तरफ इशारा करता है, जहाँ कुछ दूरी पर एक और कार खड़ी थी। पूजा और नेहा उस तरफ देखकर कहती हैं, इसका मतलब तुम्हें पहले से अंदाजा था ऐसा कुछ होगा? जिस पर अजय कहता है,
हमारा जो काम है उसके लिए हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से चलाना पड़ता है। और ये दिमाग हारिका का था। उसे अंदाजा शायद पहले से था ऐसा कुछ होगा, और उसके ही साथ शायद ये नहीं पता था। पर उसने कल रात ही मैसेज कर दिया था और सारा प्लान भी कर लिया था। अब तुम लोग जल्दी से उस कार में जाकर बैठो और हारिका को जल्दी से अपनी जगह पर लेकर जाओ। और तब तक मैं इस कार में जाकर इस कार के जरिए उन लोगों को धोखा देकर तुम लोगों से दूर करता हूँ। अजय की बात सुनकर पूजा कहती है, पर ऐसे में अजय तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। जिस पर अजय कहता है, भूलो मत पूजा कि हमारा मिशन क्या है। ऐसे में हम ऐसे छोटी मोटी मुसीबतों में पड़ने से अगर डरते रहे तो फिर हमारा इस मिशन पर होना बेकार है। और मैं तुम्हारी चिंता की वजह समझता हूँ। डोंट वरी, ये कैप्टन अजय के साथ तुम्हारे मंगेतर का भी वादा है। लौट कर आऊंगा और इन लोगों को इनकी औकात बताकर भी। बस मुझे मेरी हिम्मत देने वाली पूजा का साथ चाहिए, डरने वाली पूजा का नहीं। अजय की बात सुनकर पूजा भी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, जाइए कैप्टन अजय, आपकी होने वाली वाइफ आपका इंतजार करेगी। और अपना वादा पूरा कीजिए, पहले उन लोगों की औकात उनको दिखाकर और फिर मेरे पास वापस आकर। नेहा उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, जोड़ी हो तो ऐसी नजर न लगे। विनय सबकी बातों को सुनकर कहता है, अब तुम काम पर ध्यान दो। और ये कह विनय उस जगह पर जाता है जहाँ कार खड़ी थी, जो पेड़ों के पीछे थी, जिसे देख पाना थोड़ा मुश्किल था औरों के लिए। विनय की मदद से वो लोग हारिका को उस कार से बाहर लाते हैं और उस दूसरी कार की पिछली सीट पर लिटा देते हैं जहाँ पूजा पहले से बैठ गई थी। नेहा और बिना आगे की सीट पर बैठ जाते हैं और अजय कहता है, अब जब तक उनकी कार आगे ना बढ़े तब तक तुम सब यहीं रहना और मैं चलता हूँ ये कार लेकर। फिर वो जिस कार में सब पहले से थे उसमें जाकर बैठ जाता है और फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। पूजा की आंखों में नमी आ जाती है और वो उस तरफ देखने लगती है जिस तरफ अजय गया था। जिस पर विनय कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, देखना जल्दी वो हमारे साथ होगा। पूजा कुछ नहीं कहती है, पर यह दिल जो है वो जब किसी से प्यार करता है तो उसकी फिक्र भी बेपनाह करता है। ऐसा ही हाल कुछ पूजा के साथ भी था। इधर अजय की कार के निकलते ही पीछे से 3 कार और उसी स्पीड में अजय की कार का पीछा करने लगती हैं। और उन कार के जाने के बाद विनय यू टर्न लेकर उस जगह के लिए चला जाता है जहां उन्हें जाना था। इधर सब लोग अजय की कार का पीछा कर रहे थे और साथ में फायरिंग भी। अजय भी अपनी ड्राइविंग के साथ परफेक्ट तरीके से फायरिंग कर रहा था, लेकिन अकेले होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जो सोच उसके होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, बहुत शौक चढ़ा है ना मेरा पीछा करने का। आओ, अब थोड़ा हाथ मुंह भी धुला दिया जाए तुम सबका। यह बोल वो अपनी कार की स्पीड थोड़ी स्लो करता है ताकि जब तक वह तीनों कार भी उसकी कार के नज़दीक ना आ जाएं। और ऐसा होते ही वह अपनी कार की स्पीड एक बार फिर पूरी तरह से फुल कर देता है और उसके साथ वो तीनों कार भी अपनी कार की फुल स्पीड कर देती हैं, जिसके साथ ही अजय के होठों पर एक डेंजरस मुस्कान थी, जैसे वह जो करना चाहता था वो करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उसके साथ ही वो एक अलग मोड़ पर अपनी कार दौड़ाने लगता है और उसके पीछे भी तीनों कार भी पीछा करती हैं। और कुछ मिनट के सफर के बाद एक बड़ी सी तालाब के सामने अजय की कार जाती है और फिर एक तेज छपाक की आवाज के साथ उसकी कार जाकर उसी तालाब में गिरती है। पीछा कर रही उन तीनों कार में से किसी को अंदाजा नहीं था कि सामने तालाब होगा, और उनकी स्पीड पूरी होने की वजह से वो भी अपनी कार को संभाल नहीं पाते और तीनों कार तालाब में जाकर गिरती है। तालाब काफी गहरा था जिस वजह से कुछ ही देर में सारी कारें डूबने लगती हैं। इधर एक कमरे में आरिका बेड पर लेटी थी और एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। आरिका चुप थी और वो डॉक्टर आरिका का हाथ थामे हुए था और अपनी एक उंगली को आरिका की तरफ करते हुए कहता है, कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखो। बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारा मकसद जरूरी है, पर भूलो मत कि मेरे लिए तुम जरूरी हो। इस मकसद के लिए तुम्हारा उस विवान सिंह राजावत से शादी करना जरूरी था, मैं समझता हूँ। पर इन सब में तुम्हें अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, यह भी तो तुमसे मैंने कहा था ना तुम्हें। फिर तुम क्यों नहीं समझती कभी मेरी बात। मानता हूँ अबिका तुम्हारे लिए जरूरी है और उसकी क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरे लिए तुम जरूरी हो आरिका, बहुत जरूरी हो। तुम्हारी शादी किसी और से हुई, मैंने अपने दिल को समझा लिया, पर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मुझे फिर सामने आना होगा। फिर तुम मुझे रोकोगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा। हारिका चुप होकर सब सुन रही थी और फिर धीरे से जिस हाथ पर उस डॉक्टर का हाथ था उसे कसकर पकड़ते हुए कहती है, अगर प्यार है तो विश्वास भी है, विश्वास है तो फिर प्यार हमेशा साथ होगा।
और फिर उस डॉक्टर के हाथों को अपने होंठ से चूम लेती है। हारिका और वो डॉक्टर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस कमरे का गेट खुलता है और बिना नेहा और पूजा उस कमरे में दाखिल होते हैं। और अंदर आते ही सबके होंठों पर बस एक ही सवाल था, हारिका अब कैसी है? उनका सवाल सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं, फिलहाल तो ठीक है, पर अगर तुम सबकी इस टीम मेंबर ने अपना ख्याल ठीक से नहीं रखा और आगे जाकर और भी खून वेस्ट हुआ तो नो डाउट कि आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तुम सब पहले ही सब जानते हो, कुछ भी छुपा नहीं है, तो दोबारा सब बताकर कोई फायदा नहीं। हम सब जानते हैं ये खुद को लेकर कितनी ज्यादा लापरवाह है। डॉक्टर की बात सुन नेहा कहती है, पर आप हैं तो सही, हर बार की तरह इसका ख्याल रखने के लिए। ये कहने के साथ वो एकदम से चुप हो गई और हारिका की तरफ देखने लगी जो उसे घूर कर देख रही थी। और नेहा की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं और वो डॉक्टर भी कहते हैं, हाँ मैं हूँ, पर अब तक पूरी तरह से शामिल नहीं हूँ और एक हद तक ही ख्याल रख सकता हूँ। फिर सबकी ओर देखकर कहते हैं, भाई दबे, तुम सबका वो पांचवा मेंबर कहाँ है? कैप्टन अजय, आज वो नहीं है साथ। उनकी बात सुन पूजा थोड़ा उदास हो जाती है, जिस पर बिना कुछ कहता तब तक एक बार फिर वो कमरे का दरवाजा खुलता है और अजय अंदर आते हुए गाना गाते हुए कहता है, आपने पुकारा और हम चले आए, दुश्मनों का हाथ मुंह धुलवा कर आए रे। अजय का ये गाना सुन सब हंस देते हैं और पूजा तो बिना कुछ सोचे समझे अजय के गले से लग जाती है, जो देख अजय थोड़ा हड़बड़ा जाता है क्योंकि इस वक्त वहाँ और भी सब लोग थे। पर पूजा की स्थिति भी बहुत अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसके दोनों हाथ भी पूजा की पीठ पर चले जाते हैं और दोनों ने इस वक्त एक दूसरे को गले से लगा रखा था। तभी विनय कहता है, इन दोनों का मुझे समझ नहीं आता, दूर भी नहीं रह सकते और पास भी नहीं आ रहे। सगाई को 2 साल हो गए हैं और फिर भी शादी में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? अरे जब सगाई हो गई तो जल्दी से शादी करें, हमें भी दावत में बुलाएं, पर नहीं, पता नहीं, इनका तो अलग ही कहानी है। विनय की बात सुनकर पूजा को एहसास होता है कि वो कहाँ है और किस हाल में है और वो एकदम से अजय से दूर हो जाती है। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। तभी हारिका कहती है, शादी तो तब हो जब इन दोनों की फैमिली को ये बताएं। सगाई तो कर लिए पिछले मिशन के दौरान, फिर अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर मिशन पर तो अजय के पास इतनी हिम्मत आ जाती है, फिर फैमिली से बात बताने के वक्त यह हिम्मत कौन से पड़ोसी के घर जाकर छुप जाती है, आज तक मालूम ही नहीं चला। हारिका की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी फिर डॉक्टर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, चलिए मजाक बहुत हुआ, अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर भी बात हो। फिर अजय से पूछते हैं, कैप्टन अजय, आज की रिपोर्ट? जिस पर अजय कहता है, सर, उन लोगों को धोखा देने के लिए मैंने कार को तालाब में गिरा दिया, पर उससे पहले मैं कार से कूद गया था, पर वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने आने से पहले पता करवाया तो वो तीनों कार उसी की थी जिस पर हमें शक था। और एक बात, कल ध्यान सिंह राजावत एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, पर वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या, इसका अभी कुछ ठीक से पता नहीं चला। लेकिन एक बात कंफर्म है कि ध्यान सिंह राजावत के जितने दोस्त हैं उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन है, और वो लोग सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी मौजूद हैं। और इसका कारण भी ध्यान सिंह राजावत ही है। उसके लिए कोई ज़रूरी है तो उसकी माँ और बहन, इनके अलावा वो किसी को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचे। उसका बिजनेस के साथ भी बहुत से ऐसे काम हैं जो वो बिजनेस की आड़ में करते हैं, पर क्या, ये कहना मुश्किल है। और अब तक जिसको भी इस बारे में पता चला है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और एक बात पता लगी है सर, ये कहकर अजय की जुबान लड़खड़ा रही थी और नजरें हारिका पर, जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं, अजय बात कंप्लीट करो, अधूरी बातें मुझे पसंद नहीं है। अजय की नजरें अभी भी हारिका पर थी, जो सबने नोटिस किया। इसका मतलब था कि अजय जो कहना चाहता था वो कहीं ना कहीं हारिका से जुड़ी थी, इसलिए कह नहीं पा रहा था। तभी हारिका कहती है, क्या बात है, बोलिए, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि बातों से टूट जाऊं। हारिका की बात सुनकर अजय कहता है, मेरे सोर्सेज से एक और बात पता चली है। जिस दिन तुम्हारी बहन अबिका गायब हुई उससे ठीक एक दिन पहले ही उसने बिहान सिंह राजावत का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसने बिहान से कुछ ऐसे सवाल किए थे जिससे बिहान काफी भड़क भी गया था। और फिर अगले ही दिन अबिका गायब है। इस हिसाब से अबिका के गायब होने के पीछे हो सकता है बिहान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका गुस्सा किसी से छुपा नहीं है। अजय की बातों को सुनकर हारिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर जब अपनी आंखों को खोलती है तो वो लाल थी। उसे इस वक्त कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उसका बस चलता तो बयान की गिरेबान को पकड़कर
उससे सवाल करती कि उसकी बहन कहाँ है और क्यों गायब करवाया उसे। पर वो जानती थी बिना सबूत कुछ कहना बेकार था, और ऊपर से पुलिस ने भी उसकी बहन के गायब होने वाली कंप्लेंट को रद्द कर दिया था, ये कहकर कि वो मर चुकी है और किसी और की लाश को उसकी लाश तक बता दिया गया था। पर अरिका ने कभी भी अविका को मरा हुआ नहीं माना था। उस लाश को देखने के बाद भी उसने यही कहा था कि उसकी बहन नहीं, पर कोई नहीं माना उसकी बात, और प्रूफ उसके पास था नहीं। पर उसका दिल कहता था कि उसकी बहन जिंदा है और जल्द वो उसे खोज निकालेगी। और इसी आस में 7 महीने बीत गए थे, पर अबिका का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पर आरिका का विश्वास अब भी कमजोर नहीं हुआ था। आरिका का ट्रीटमेंट हो चुका था और इस वक्त उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। आरिका बेड से उठने को होती है कि नेहा जो उस वक्त वही थी आरिका के पास उसका ख्याल रखने के लिए, वो आरिका को बेड से उठता देखकर पूछती है, आरिका तुम उठ क्यों रही हो? डॉक्टर पंकज, नेहा कहती है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हें आराम करने दिया जाए। आज फिर तुम्हारा ब्लड लॉस हुआ है, जिस वजह से तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आरिका नेहा की बात सुनकर कहती है, क्या मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है? सभी टीम मेंबर वहीं पर हैं? नेहा आरिका की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिस पर आरिका उसकी तरफ घूमकर देखते हुए कहती है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी इस टीम और इस मिशन का ही हिस्सा हो, और उस हिसाब से इस वक्त तुम्हें भी उस मीटिंग में ही होना चाहिए था ना, ना कि यहाँ मेरे साथ। एम आई राइट? आरिका अपनी बात कर नेहा की तरफ देखती है तो नेहा कहती है, हाँ पर वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। तुम्हारे पास भी कोई होना। नेहा इससे आगे कहती कि आरिका गुस्से में कहती है, इस मिशन की कमांडर मैं हूँ, और जब तक मैं ना कुछ कहूँ तुम सब कोई भी डिसीजन खुद से नहीं दे सकते। क्या तुम ये बात भूल रही हो? और मैं जानती हूँ कि मेरे पास तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा है, पर भूलो मत कि इस मिशन में मैं तुम्हारे डॉक्टर पंकज की भी सीनियर हूँ। तो ये कहकर आरिका चुप हो जाती है, और आरिका की चुप्पी के पीछे की बात नेहा बखूबी समझ रही थी, और ये भी कि आरिका इस वक्त अपने नॉर्मल से अलग अंदाज में आ चुकी है, जो हमेशा से वो काम के वक्त होती है। इसलिए नेहा कहती है, ठीक है चलते हैं। यह कह वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि आरिका को सपोर्ट पसंद नहीं है। आरिका भी खुद को संभाल बेड से उठती है, और फिर नेहा और आरिका उस कमरे से निकल कुछ आगे जाते हैं, और फिर वहां दीवार से लगा एक बटन प्रेस करते हैं, जिससे उस दीवार के दो भाग हो जाते हैं, और नेहा और आरिका उस दीवार के बीच से होकर नीचे की तरफ जा रही सीढ़ियां उतरती हैं। ये सीढ़ियां एक बेसमेंट में जा रही थी। नेहा और आरिका वहां से होकर आगे बढ़ते हैं, जहां एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वो उस दरवाजे पर अपने अपने फिंगरप्रिंट डालते हैं, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सामने एक बड़ा सा टेबल और उसके अगल बगल चेयर रखी थी, जिस पर कुछ लोग बैठे थे। उनमें कुछ चेहरे तो जाने पहचाने थे, जैसे कि विनय, अजय, पूजा, डॉक्टर पंकज और कुछ अनजाने। आरिका के जाते ही सबकी नजरें आरिका पर गईं, और आरिका को देखकर डॉक्टर पंकज की आंखें सिकुड़ गईं, और वो आरिका से कहते हुए अपनी सीट से उठते हैं कि आरिका एक चेयर पर बैठते हुए कहती है, इस मिशन की कमांडर मैं हूँ, तो क्या आप सबको नहीं लगता कि किसी भी मीटिंग में कमांडर का होना भी जरूरी है? फिर डॉक्टर पंकज की तरफ एक नज़र देख उनकी तरफ से अपनी नज़र फेर कर कहती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना मेरी फितरत नहीं, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ काम कर रहे किसी भी मेंबर में हो। यह नहीं भूलना है कि हम जिस मिशन पर हैं वो कितना बड़ा है, और ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। कितनी लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ विदेश में बेच दिया जाता है, या धोखा और उनके परिवार वालों को डरा धमका या किसी चीज का लालच देकर किसी और को बेच दिया जाता है। अभी तक कितनी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं। उनसे जाकर पूछिए जिनकी बहू, बेटी, पत्नी इस अपराध की शिकार हुई है। और ये सब कौन कर रहा है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस शक है एक इंसान पर, लेकिन बिना सबूत हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, और इसके लिए ही ये मीटिंग थी। तो क्या आप सबके लिए ये कोई मजाक है? बताइए मुझे। आरिका ने यह बात टेबल पर अपने दोनों हाथों को जोर से पटक कर कहा था, जिसका मतलब था कि वो इस वक्त गुस्से में है। आरिका को गुस्सा करते देखकर अब सब बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि आरिका को गुस्सा बहुत कम ही आता था, और किसी वजह पर ही आता था, और यह भी कि बहुत कम वक्त में ही आरिका ने सबके बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वरना अपने से उम्र में बड़े लोगों के बीच कम उम्र में सबकी कमांडर बनना कोई बच्चों का खेल तो नहीं था। उन सब में से जो उम्र में सबसे बड़े थे वो आरिका से कहते हैं, कमांडर गुस्सा शांत, तुम्हें नहीं बुलाया इसके पीछे वजह थी। तुम्हें चोट आई थी और खून निकलने की वजह से ही तुम्हें आराम करने के लिए छोड़ा गया था।
इसके पीछे यही वजह थी कि हम किसी भी वजह से अपनी इतनी होनहार कमांडर को कुछ नहीं होने दे सकते थे। उस वक्त डॉक्टर पंकज को जो सही लगा उन्होंने वही किया। इसलिए अब गुस्सा शांत करो और मीटिंग पर ध्यान देते हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। उनकी बात से सब सहमत थे। आरका भी उनकी बात पर अपना सिर हिलाकर कहती है, जी। फिर उनमें से एक मेंबर कहता है, हमारे सोर्सेज से पता चला है कि 2 दिन बाद एक कोयले का कंटेनर आ रहा है बेंगलुरु से, पर यह बात झूठ है कि उसमें कोयला है। असल में उसमें कोयले के साथ लड़कियां भी हैं और उस कोयले की आड़ में लड़कियों की तस्करी होने वाली है और उन सबको फिर यहाँ से दुबई भेज दिया जाएगा। और ये सब लड़कियां अलग अलग शहरों से लाई गई हैं, जिनमें से कुछ की लापता रिपोर्ट भी करवाई गई है और कुछ की इस डर से नहीं करवाई किसी ने कि उनकी बेटी की गुमशुदगी की खबर से समाज में उनकी बदनामी होगी। उनकी बात सुनकर आरिका को बहुत अफसोस होता है, ये जानकर कि कुछ घरवाले ऐसे भी होते हैं कि समाज के डर से अपनी खुद की औलाद को भी भूलने के लिए तैयार होते हैं। आरिका उनसे पूछती है, क्या कुछ और भी पता है आपको इस बारे में जो हमारे लिए जानना जरूरी है? जिस पर वो कहते हैं, जी कमांडर, ये खबर पता चलने के बाद मैंने पर्सनली भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें एक शख्स का नाम आया है और यह भी कि ऐसे कामों में वो हमेशा से इन्वॉल्व है, पर कोई प्रूफ अपने खिलाफ नहीं छोड़ता। आरिका कहती है, और उसका नाम? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।